स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से रूपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आप सोच के देखिए 84 के भी नीचे चला गया है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम रूपी नीचे जाने की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं $1 इक्वल्स टू हाउ मच। तो यहाँ पर आपको याद होगा 10 साल पहले ये करीब 60 के आसपास हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करते करते एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो रूपी में गिरावट होती आई है, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 वर्षों से अगर आप देखिए तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट हुई है। और इसी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, रूपी इतना ऑल टाइम लो क्यों आ गया, क्या फैक्टर्स हैं और क्या ये और नीचे जाएगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की, 25 की कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सभी बैचेस के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रूपी की जो वैल्यू है डॉलर के टर्म में, ये 84 के भी नीचे चली गई है। और आपको समझना यह है कि इस समय पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टर्मोइल जिस तरह का चल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं अभी भी, उसकी वजह से आगे आने वाले हफ्तों में भी रूपी फर्दर नीचे जा सकता है। तो इसी को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह भी देखते हैं कि आखिरकार रूपी कितना गिरा है, कितना नीचे गया है। देखो यहाँ पर 84 की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर जो ऑल टाइम लो है वो 84.07 चला गया। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो पिछले 1-2 हफ्ते में ये उसी बैंड में बना हुआ है, लगभग 84 के आसपास चल रहा था। ऐसा लग रहा था अब क्रॉस कर जाएगा और फाइनली इसने पिछले ही हफ्ते जो है ये क्रॉस किया है। और इस साल भी अगर आप देखिए तो ये 82 के ऊपर ही रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 11 मार्च को, मतलब 2024 में अगर आप देखिए तो यहाँ पर 11 मार्च के आसपास 82 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद ये नीचे ही गिरता गया, उसके ऊपर ये कभी नहीं आया है इस साल की हम बात करें तो। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा चिंता करने वाली बात वो है कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि रूपी इस साल गिरा तो है, लेकिन 2022 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 9% की गिरावट हुई है। मतलब पिछले 2-2.5 वर्षों में 9% की गिरावट हुई है। और अगर आप इसको कंपेयर करो लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म में यूजुअली ये देखने को मिला है कि हर 10 साल में 30% की डिप्रिसिएशन होती है। देखो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि रूपी हमेशा स्ट्रांग ही होता जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ों में कई बार इसके बयान वगैरह दिए जाते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है वो हमला करती है कि यहाँ पर रूपी देखो नीचे जा रहा है, और जो सरकार है वो कहती है कि नहीं ये इसी हिसाब से चलती है। तो एक्चुअली हर 10 साल में अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सिनारियो बना है उसके हिसाब से 9% की गिरावट हुई है। तो पिछले 2 साल में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 6% की गिरावट होनी चाहिए थी अगर आप साल दर साल देखो, क्योंकि हर साल यहाँ पर 3% बनता है। लेकिन पिछले 2 सालों में लगभग 9% की गिरावट हुई है और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रूपी गिरा है ऐसा बताया जा रहा है। क्वेश्चन अब यह है कि क्या ये और नीचे जाएगा। देखो बेसिकली अगर आप देखोगे इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरह की वोलेटिलिटी बनी हुई है, मतलब लगातार स्टॉक मार्केट अभी आपने देखा कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में तो स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे गया है। और स्पेशली क्या था कि 2024 से के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये लोग काफ़ी निवेश कर रहे थे, जो फॉरेन निवेशक हैं, करीब $25 बिलियन इन्होंने निवेश किया था। लेकिन सिर्फ अक्टूबर के महीने में अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है $8 बिलियन, ये भारत से बाहर ले गए हैं। तो क्या होता है ना कि जब भी यहाँ पर पैसा वो बाहर ले जाते हैं तो डॉलर की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है और रूपी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो शेयर्स बेचते हैं भारत के अंदर और यहाँ पर डॉलर जो है भारत के बाहर से चला जाता है। एंड ये एक बड़ा कारण है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है और जो बिकवाली हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से रूपी में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। फर्दर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि आगे आने वाले हफ्ते में भी बोला यही जा रहा है कि अगर स्टॉक मार्केट फर्दर गिरता है नीचे और यहाँ पर बिकवाली होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रूपी है वो 84.2 पर भी आ सकता है, मतलब ये और नीचे जा सकता है। हाँ, एक चीज़ का कंफर्ट है भारत के पास इस समय, वो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। आपको पता ही होगा आरबीआई ने धीरे धीरे करके जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें काफ़ी इजाफा किया है और ये $700 बिलियन के करीब पहुंच गया। अभी तो ये क्रॉस भी कर गया था, वापस से थोड़ा नीचे आया, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन $700 बिलियन, मतलब अच्छा खासा हमने डॉलर जमा करके रखा हुआ है ताकि कोई भी संकट आए, कोई भी दिक्कत आए तो हम अपने आप को संभाल पाएँ। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि ये फॉल की वजह क्या है, क्यों गिरा ये इतना। देखो रूपी का जो वैल्यूएशन है वो अल्टीमेटली डिपेंड तब करता है जब भारत का जो मार्केट है
भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितना अट्रैक्ट कर रही है। मान लो अगर हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, एफडीआई ज़्यादा आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो डॉलर लेकर आते हैं भारत। तो इस सिनेरियो में रुपी मजबूत होता है। और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है, जो इस समय आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल, ईरान, ये सब जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है रुपी में और रुपी डेप्रिशिएट होती है। तो अभी आपको पता है इजराइल, पैलेस्तीन, ईरान, रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से। तो पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाता है और ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो रुपी में गिरावट हुई है, इट इज़ मेनली ऑन अकाउंट ऑफ 2-3 थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हो गया क्रूड ऑयल का प्राइस। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भारत जो है वो काफ़ी सारा जो है क्रूड ऑयल मंगाता है, लगभग 85% अपना। तो बहुत सारा पेमेंट हमें करना पड़ेगा अगर रुपी कमज़ोर होगा तो। और फर्दर यहाँ पर जो फॉरेन फंड्स है, अब आपको पता ही है भारत से काफ़ी सारा फंड्स चाइना की तरफ जा रहा है, जापान वाले मार्केट में जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर गिरावट आई है। और तीसरा है आपका दैट इज़ डिमांड फॉर यूएस करेंसी फ्रॉम फॉरेन बैंक। तो यूएस करेंसी की भी डिमांड बढ़ गई है यहाँ पर। तो इसकी वजह से यूएस करेंसी जब स्ट्रांग होगा तो बाकी की जो करेंसीज हैं उसके मुकाबले कमज़ोर होते जाएंगे। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसका असर सभी लोगों पर क्या आता है। देखो, जब भी हम वीकर रुपी की बात करते हैं तो इसकी वजह से जो इंपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है, और एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है। यूजुअली ऐसा बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बात करूंगा एक्सपोर्टर्स के बारे में कि बोला जाता है कि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान ही होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इंपोर्टर्स को क्यों नुकसान होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अगर आप कोई भी गुड्स मंगा रहे हो बाहर से, तो यहाँ पर पहले आपको एक डॉलर में 80 रुपये पे करने पड़ते थे, मतलब 80 रुपये देने होते थे $1 का गुड्स मंगाने के लिए। अब आपको 84 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो महंगा हो गया आपके लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वार्टर है इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $9.7 बिलियन। मतलब भारत जो है वो नेट इंपोर्टर है, हम ज़्यादा गुड्स मंगाते हैं रैदर देन एक्सपोर्ट करने के बजाय। तो भारत को इससे ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, प्लास्टिक हो, केमिकल हो, ये सब कुछ हम बाहर से मंगाते हैं। फर्दर फॉरेन एजुकेशन की बात करें, जो हम जाते हैं फॉरेन में पढ़ते हैं, तो वो भी महंगा हो जाएगा। टूरिज्म, बाहर जाके घूमते हैं, महंगा हो जाएगा। और ऑयल का तो मैंने आपको बता ही दिया। खैर, एक्सपोर्टर्स के लिए इतना ज़्यादा नुकसान क्यों है? क्योंकि ऐसे अगर आप देखिए तब तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर पहले $1 का अगर ये गुड्स बेचते थे तो पहले मान लो 80 रुपीज़ इनको कमाई होता था एक्सपोर्टर्स को, तो यहाँ पर 80 के बजाय अब 84 रुपीज़ उनको मिलेगा रुपी के टर्म में। लेकिन क्या होता है ना कि ग्लोबली यहाँ पर सिचुएशन ख़राब है इस समय, और ग्लोबली सिचुएशन ख़राब होती है तो कोई गुड्स इंपोर्ट कराएगा क्या? जैसे अमेरिका में कोई बैठा हुआ व्यक्ति, इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति, वो भारत से गुड्स नहीं खरीदेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो उनको फ़ायदा मिल सकता था वो नहीं मिलता है। मतलब हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उतना एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते। और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अप्रैल से अगस्त में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो सिर्फ 1% ही हुई है। आप सोचिए 1% की ही ग्रोथ हुई है। ऑल्दो यहाँ पर सर्विसेज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा हुआ है, 11% की ग्रोथ हुई है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो गुड्स के एक्सपोर्टर हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल क्या होता है कि यहाँ पर ना तो इंपोर्टर को फायदा हो पाता है ना तो एक्सपोर्टर को, और अल्टीमेटली इससे नुकसान ही नुकसान है। तो थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना होगा, एंड आई एम श्योर कि आरबीआई जो है वो इसके ऊपर निगरानी रखती रहती है। ऐसा नहीं है कि रुपी बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, वो थोड़ा सा देखना होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रुपी अभी सपोज 84 है तो 86 हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई के पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो अगर अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, फर्दर प्रेशर आएगा नीचे जाने का, तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर की सप्लाई कर देगी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से और रुपी खरीद लेगी अपने पास। तो इससे थोड़ा सा वो कंट्रोल में आ सकता है। बट ओवरऑल भारत की इकोनॉमी जितना स्ट्रांग होगी उतना हमारे लिए मददगार साबित हो पाएगा। खैर, जाने से पहले एक इकोनॉमी का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से कंपोनेंट जो है इंटरनल डेट के अंदर आते हैं, इन तीन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।